हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस क्लास के अंदर हम जो एटम चैप्टर है उसमें आगे बढ़ेंगे। और सबसे पहले हम इससे पहले वाले वीडियो में हमने एटम के बारे में बेसिक डिटेल पढ़ी थी। अब इस बार के वीडियो में हम एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। तो एटॉमिक मॉडल सबसे पहले 1897 में जे थॉमसन ने दिया था। अपने हाइपोथेसिस उसने कल्पना की थी, हाइपोथेसिस किया था, उसके बेसिस पर उसने अपना एटॉमिक मॉडल दिया। अब जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल क्या था? तो इस एटॉमिक मॉडल के हिसाब से जो परमाणु है, जो एटम है, वो एक गोला होता है, एक स्फेयर होता है, जिसमें जो पॉजिटिव चार्ज है वो इसके सरफेस पर रहता है। इस तरह जो पॉजिटिव चार्ज है वो इसके सरफेस पर रहता है, ऐसे सरफेस के ऊपर। और जो इलेक्ट्रॉन हैं जिनमें नेगेटिव चार्ज होता है वो कहाँ रहते हैं? अंदर रहते हैं, अंदर। तरबूज में बीज की तरह। जैसे तरबूज हमने सभी ने खा रखा है। तो तरबूज के अंदर जो बीज होते हैं ना, वैसे इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं अंदर, और इलेक्ट्रॉनों पर माइनस चार्ज होता है। जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज भी होता है। इस तरह जो एटम है वो होता है न्यूट्रल, क्योंकि जिसमें जितना पॉजिटिव चार्ज बाहर है उतना ही अंदर भी होता है। अब इस मॉडल के नाम क्या हैं? तो इसको प्लम पुडिंग मॉडल कहते हैं। प्लम पुडिंग मॉडल। इसका दूसरा नाम है वाटरमेलन, यानी कि तरबूज मॉडल। वाटर मेलन मॉडल। तो ये मॉडल सबसे पहले 1897 में जे थॉमसन ने दिया था। ये मॉडल पूरी तरह से गलत था, और इसे रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट, गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर इसको गलत साबित कर दिया था। ठीक है। और इस मॉडल में बहुत सारी कमियां थी। ये बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, जैसे इलेक्ट्रॉन किस तरह डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं। ठीक है, ये सब नहीं बता पा रहा था। तो आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, इस जे थॉमसन के गलत मॉडल के बाद उसके बाद रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट किया और ये साबित किया कि जो थॉमसन का मॉडल है ना, ये पूरी तरह गलत है। ठीक है, मतलब रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, जो आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं और पढ़ चुके हैं, 11th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। तो उसके बेसिस पर अलग अलग तरह के एटम आए, और रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया जो थॉमसन के मॉडल से पूरी तरह अलग था। ये देखिए, रदरफोर्ड के मॉडल के हिसाब से जो न्यूक्लियस होता है ना, उस पर सारा का सारा जो एटॉमिक वेट है ना, सारा का सारा न्यूक्लियस पे होता है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों मिलते हैं, और इलेक्ट्रॉन इस तरह सर्कुलर पाथ में, इस तरह चक्कर लगाते रहते हैं इस न्यूक्लियस के चारों तरफ। न्यूक्लियस पे सारा का सारा मास होता है, एटॉमिक वेट। जो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को जोड़ने पर हमें मिलता है, ये हम पढ़ चुके हैं। एटॉमिक मास को या एटॉमिक वेट को हम किस में नापते हैं? AMU में, एटॉमिक मास यूनिट, इसमें नापते हैं। और इलेक्ट्रॉन इसमें चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं सर्कुलर पाथ में, वृत्ताकार कक्षाओं में, इस तरह। तो ये था रदरफोर्ड मॉडल, जो थॉमसन के मॉडल के बाद में दिया गया था, और इसने बहुत कुछ अच्छा एक्सप्लेन किया। इस मॉडल ने ये भी बताया कि न्यूक्लियस, पॉजिटिव चार्ज है ना एटम के ऊपर, एटम के मतलब बाहर सरफेस पे नहीं होता, बीच में सेंटर पे रहता है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, किसी एटम का मास उसके सेंटर पर फिक्स रहता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, फर्दर स्टडी में
हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम होता है। सबसे भारी कौन होते हैं? न्यूट्रॉन सबसे भारी होते हैं और उससे हल्के होते हैं प्रोटॉन, ठीक है। और सबसे कम मास किसका होता है? इलेक्ट्रॉन का। तो ये था रदरफोर्ड का मॉडल। इसके बाद बहुत सारे अदर एक्सपेरिमेंट्स हुए और कुछ रदरफोर्ड के मॉडल में भी बहुत सारी कमियां थी। क्या कमी थी? एक तो जब भी कोई इलेक्ट्रॉन अगर चक्कर लगाएगा तो उसको रेडिएशन छोड़ना चाहिए। क्या छोड़ना चाहिए? रेडिएशन। और इसकी एनर्जी कम होनी चाहिए और इसको फाइनली इसमें न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए। मतलब अगर कोई इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगाएगा तो उसकी एनर्जी धीरे धीरे कम होनी चाहिए और उसको इसमें न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। एटम क्या होता है? वो तो स्टेबल होता है। इस चीज़ को ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। ये मॉडल इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहता है, किस तरह डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं, किस तरह चक्कर लगाते हैं, किन ऑर्बिट्स में चक्कर लगाते हैं, ये सब भी ये मॉडल नहीं बता पा रहा था, ठीक है। तो इसके कुछ ड्रॉबैक्स थे जिसकी वजह से ये मॉडल भी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो सका। इसके बाद हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आया जिसने और ज़्यादा इन एटॉमिक मॉडल्स को आगे बढ़ाया और हमें फर्दर नए एटॉमिक मॉडल जो जैसे कि नील्स बोर आया था। नील्स बोर ने इस एटॉमिक मॉडल में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बेसिस पर बहुत सारे मतलब हाइपोथेसिस किए थे और उसने अपना मॉडल दिया था जो हम आज तक पढ़ते आ रहे हैं। स्टूडेंट्स, अब हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में के बारे में पढ़ेंगे जो 19वीं सेंचुरी में आया था। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सबसे पहले तो कैसे मिलता है, किस तरह साइंटिस्ट ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम प्राप्त किया, ठीक है, किस तरह हासिल किया। तो है ना, इन्होंने वैक्यूम ट्यूब में, ये वैक्यूम ट्यूब है कांच की, ये कांच की जो वैक्यूम ट्यूब है ये वैक्यूम पंप से ढकी रहती है। ये है वैक्यूम पंप। अब इस कांच की जो वैक्यूम ट्यूब है इसके अंदर हाइड्रोजन गैस को भरा गया। कि कौन सी गैस को? हाइड्रोजन गैस को। फिर इसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं, पहला ये रहा, दूसरा ये रहा। अब इस पर हाई वोल्टेज अप्लाई किया गया। हाई वोल्टेज बहुत ज़्यादा 10,000 से 15,000 के बीच में ये हाई वोल्टेज अप्लाई किया गया और इससे क्या हुआ, जो हाइड्रोजन गैस है ना ये आयोनाइज हो गई, ठीक है। हाइड्रोजन गैस क्या आयोनाइज हो सकती है, आयंस बन गए, तो है ना उससे रेडिएशन निकलने लगे और ये मान लीजिए रेडिएशन ऐसे निकला। ये रेडिएशन निकला। अब ये रेडिएशन को प्रिज्म में से गुजार के स्पेक्ट्रम लिया गया। ये स्पेक्ट्रम लिया गया हाइड्रोजन का जिसमें बहुत सारी लाइंस मिली, बहुत सारी लाइंस की सीरीज मिली, ठीक है। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जब भी हासिल किया गया था तो बहुत सारी लाइंस की सीरीज निकली थी जिनको अलग अलग साइंटिस्ट के नाम पे अलग अलग नाम दिया गया था। स्टूडेंट्स फोकस। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में ये आपको ये सीरीज दिख रही होगी लाइन की, इसमें ये हायर एनर्जी लेवल है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के जो एक्सटर्नल ऑर्बिट्स होते हैं ना, बाहर के ऑर्बिट, उनसे इलेक्ट्रॉन जब पहले वाले ऑर्बिट में आता है n=1, पहले वाले ऑर्बिट में आता है ऊपर वाले ऑर्बिट से, चाहे वो पांचवा हो, चौथा हो, तीसरा हो, दूसरा हो या कोई सा भी बाहर का एनर्जी लेवल हो, ऑर्बिट हो, उससे जब इलेक्ट्रॉन पहले वाले ऑर्बिट में आता है तो ये एक सीरीज बनती है जिसको बोलते हैं लाइमन सीरीज। कौन सी? लाइमन सीरीज। अब अगर हायर एनर्जी लेवल से, जैसे कि ये हायर एनर्जी लेवल है, इससे दूसरे में आ जाए, दूसरे n=2 ऑर्बिट में आ जाए, n=2 एनर्जी लेवल पे आ जाए, तो कौन सी सीरीज मिलती है? तो ये जो सीरीज मिल रही है इसका नाम है बामर सीरीज। लाइमन सीरीज n=1 पे आएगा इलेक्ट्रॉन, मतलब ऊपर वाले जो एनर्जी लेवल्स होते हैं ना उनसे n=1 पहले एनर्जी लेवल पर आए तो लाइमन सीरीज।
हायर एनर्जी लेवल से सेकंड पर आए तो बामर सीरीज, हायर एनर्जी से तीसरे लेवल पर आए, ये थर्ड वाला है n=3, तो लाइमन बामर पाशन सीरीज, पाशन सीरीज। इसके अलावा फोर्थ पे आए तो लाइमन बामर पाशन ब्रैकेट सीरीज। हायर एनर्जी लेवल से पाँचवें में आए तो फुंड सीरीज, और छठे पर आए तो हम्फ्री सीरीज। ये सब सीरीज हम 11th क्लास के अंदर भी पढ़ चुके हैं। तो ये हो गया हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, जिसमें बहुत सारी सीरीज मिलती है लाइन की, जिनका नाम अलग अलग साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया है। तो आज की क्लास में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। इसका पार्ट 3 बहुत जल्दी आने में लेकर आऊँगा। उसमें हम और भी ज़्यादा आगे इस चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।